नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और इस नए कार्यक्रम में जो साप्ताहिक कार्यक्रम होगा, हम कहानियों पर बात करेंगे। जो कहानियाँ लिखी गई, किस तरह की कहानियाँ लिखी जा रही हैं, उसकी एक तरह से कहिए समीक्षा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ रेगुलर होंगे प्रफुल्ल कोलख्यान। अब देखिए कहानियों का जो हमारा संसार है वो बहुत पुराना है। रामायण की कहानियाँ, महाभारत में ढेर सारी कहानियाँ हैं, जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन को प्रस्तुत किया गया है। उसके अलावा जातक कथाएं बड़ी फेमस रही, जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। फिर पंचतंत्र की कहानियां बहुत हिट रही, विष्णु शर्मा जी की लिखी हुई, जिसमें पशु पक्षियों के माध्यम से कहानी कही गई और एक जो है नैतिकता या कहिए मोरल स्टोरी जो होती है, कहानी का मकसद क्या है वो प्रकट हुआ, जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए वो हुआ। उसके अलावा देखिए कि हमारे यहाँ लोक कथाओं का भी बड़ा संसार है। हमारी दादी, हमारी नानी जो कहानियां सुनाती थी, जो लोक कथाओं में कहानियां, जो लोक जीवन में कहानियां, उसका भी बड़ा बृहद संसार है। लेकिन कहानियों की जब बात करते हैं तो जिस तरह की कहानियां हमारे दिमाग में आती है, वो कहानियां जो है, जैसे प्रेमचंद की कहानियां, मोहन राकेश की कहानियां, ढेर सारे कमलेश्वर की कहानियां, तो उन कहानियों का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले हमको प्रेमचंद याद आते हैं। लेकिन जो पहली हिंदी कहानी के तौर पे जिसको माना गया, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है, उन्होंने माना कि पहली हिंदी कहानी इंदुमती थी, जो 1900 ईस्वी में लिखी गई और उसके कहानीकार थे किशोरी लाल गोस्वामी। लेकिन कई विद्वान इंदुमती को पहली कहानी नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि 1901 ईस्वी में एक कहानी लिखी गई, एक टोकरी भर मिट्टी, और इसे कहानीकार थे माधव राव सप्रे। उसको मौलिक हिंदी कहानी के तौर पे माना जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कहानियों के जब जिक्र करते हैं तो प्रेमचंद याद आते हैं, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। और प्रेमचंद की कहानियों का जब जिक्र करते हैं तो प्रेमचंद ने बदलाव ये किया कहानियों की दुनिया में कि वो जो यथार्थ है समाज का, जो समाज है, उससे कहानियों को जोड़ा है। वो कल्पना लोक की कहानियां नहीं, परियों की कहानियां नहीं, कोई और पूर्व जन्म की कहानियां नहीं, उपदेश की कहानियां नहीं, बल्कि वो कहानियां जो हमारे जीवन से, हमारे समाज से जुड़ी हुई थी, जिसमें प्रतिबिंबित था समाज का, हमारे जीवन का, वो कहानियां लिखी गई। फिर बाद में 1950 के दशक में एक और आंदोलन हुआ, कहानी की दुनिया में बदलाव हुआ, जिसको नई कहानी का आंदोलन कहा जाता है। और निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ये सब उसके कहानीकार माने जाते हैं उस आंदोलन के। लेकिन आज जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो पहली कहानी हमने ली है मुंशी प्रेमचंद की कहानी। हालांकि मुंशी प्रेमचंद नहीं कहना चाहिए, मुंशी और प्रेमचंद दो अलग अलग व्यक्ति थे। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी और प्रेमचंद दोनों सरस्वती नाम की पत्रिका के संपादक थे। दोनों का नाम साथ में आता था। कालांतर में वो मुंशी प्रेमचंद बन गए। तो मुंशी वहां थे वो कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। भारतीय विद्या भवन मुंबई में जो है बड़ा फेमस कॉलेज है, भवंस कॉलेज, उसकी स्थापना उन्होंने की थी। और पूरे देश में कई संस्थान है एजुकेशन के। और कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से गहरे जुड़े हुए थे। तो नमक का दारोगा और हम आज पर हम बात करेंगे। और नमक का दारोगा जो है 1914 ईस्वी में लिखी गई थी। लेकिन हम जोड़ लेते हैं, हमारे साथ प्रफुल्ल भाई हैं। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रफुल्ल भाई आप जी। जानते हैं कि प्रफुल्ल भाई जो है साहित्यिक दुनिया के या साहित्यिक विधा के एक बड़े ही कुशल पाठक या लेखक भी है। कई कहानियां, कई चीजें उन्होंने लिखी है और कहानियों को बड़ी बढ़िया से समझते हैं, भारतीय समाज को समझते हैं। और इसलिए कहानियों पे जब हम चर्चा करने की हमने सोची तो मुझे लगा प्रफुल्ल भाई एक आदर्श व्यक्ति है जिनके साथ कहानियों पर बात की जा सकती है, और इसलिए हमने प्रफुल्ल भाई को चुना। प्रफुल्ल भाई आपका स्वागत है। लेकिन आपसे बात करने से पहले मैं नमक का दारोगा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। तो ये जो कहानी लिखी गई थी, ये तो हमने बताया है कि 1914 ईस्वी में लिखी गई थी कहानी। और इस कहानी में दो महत्वपूर्ण किरदार हैं, एक अलोपीदीन और एक नमक का दारोगा बंशीधर।
वंशीधर के पिता भी हैं जो एक किरदार है। तो मूलतः तीन किरदार है इसमें। नायक कौन है, इसमें कहानी को जाना कहाँ है। जो कहानी पर आमतौर पे बात जब करते हैं तो होता है कि कहानी का प्रोटेगनिस्ट कौन है, कहानी का नायक कौन, और कहानी का प्रिमाइस क्या है। सिनेमा में भी जब बात करते हैं तो इस तरह से बात करते हैं। और कहानी का मकसद क्या है, मोरल स्टोरी क्या है, क्या कहना चाहती है कहानी। विलेन कौन है कहानी में। विलेन, हालांकि नमक का दरोगा में तो विलेन एक है, लेकिन उसको ही विलेन के तौर पर प्रेजेंट नहीं किया है, बल्कि सोसाइटी कहाँ। प्रेमचंद की कहानियों में ज्यादातर प्रसंगों में, जो ज्यादातर कहानियों में समाज के वो रूढ़ियां जो है या समाज की जो मान्यताएं हैं वो विलेन के तौर पे उभरती है। ज्यादा इस पर प्रफुल्ल भाई बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा कहानी को मैं पढ़ता हूँ। और ये नमक का दरोगा जो है, जब कहानी लिखी गई उस समय नमक बड़ा मुद्दा था। बाद में आंदोलन हुआ, नमक का आंदोलन गांधी जी ने किया, वो बहुत बाद में हुआ। लेकिन ये जो नमक का दरोगा कहानी लिखी थी, तो उस समय भी 1914 ईस्वी में, यानी उससे पहले भी नमक जो है एक महत्वपूर्ण वस्तु थी, उसकी तस्करी तक होती थी नमक की। अब समझ लीजिए। और नमक हर आदमी के जीवन में जरूरी है। नमक के ना भोजन जो है नहीं बनता है, और सुस्वादु भोजन नहीं होता है। तो ये कहानी है कि नमक का जो नया विभाग था, कहानी की शुरुआत प्रेमचंद ने सीधा वहीं से की है कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। अब नमक जो है वो ईश्वर देता है, समुन्द्र से नमक बनता है, नमक का पहाड़ भी है, सेंधा नमक जो है। लेकिन ये जो जिस नमक की हम बात कर रहे हैं वो समंदर से बनता है, ईश्वर प्रदत्त वस्तु है। इसको अंग्रेजी सरकार ने जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी नमक नहीं बना सकता। और लोग, उसके बाद निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, तस्करी भी जिसको कह सकते हैं। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। सूत्रपात शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, मतलब यहाँ से शुरुआत हुई जिसे छल प्रपंचों की। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से अधिकारियों के पौ बारह थे। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद, पटवारी जो कलेक्शन करता था उस समय अंग्रेजी जमाने में, तो वो जो है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, बड़ा सम्मानित पद था। लेकिन उसको भी, उससे भी महत्वपूर्ण हो गया ये नमक का दारोगा का पद। और यहाँ तक कि वकील भी चाहते थे कि हाय, हमको दारोगा का पद मिल जाए। और उस समय जो है इसमें लिख रहे हैं प्रेमचंद की, वो समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके सीरी और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले, यानी नौकरी तक की तलाश करने बंशीधर निकलते हैं। निकलने से पहले उनके पिता जो है वो उनको समझाते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, ये घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, और नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी इनकम हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। तो प्रफुल्ल भाई इतनी एक शुरुआत का पक्ष मैंने रखा है, जिसमें नौकरी की तलाश के लिए बंशीधर निकल रहे हैं, और उनके जो है पिता, जो अनुभवी पिता है, वो उनको समझाते हैं कि लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती हैं चली जाती हैं, तुम घर के मालिक मुख्तार हो। तो लड़की और लड़के का भेद भी बता रहे हैं वहाँ, इससे इंगित हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, कौन से पद पे हो, दारोगा बड़ा सम्मानित पद है या क्या है। वो तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना, जो चढ़ावा होता है उस पर रखना। और मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, महीना में एक बार आएगा।
जो एक दिन दिखाई देता है और घटते-घटते लुप्त हो जाता है, मतलब वो खर्च होता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से बरकत होती है। ये जो प्रेमचंद ने लिखा है, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं प्रफुल्ल भाई? और उस समय को किस तरह से उन्होंने शब्दों में ढाला है? उस समय के समाज को किस तरह से शब्दों में डाला है? उस समय के समाज के मन को किस तरह से शब्दों में ढाला है? ये बताइए। जी। जी, नमस्कार। आपने काफी विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की है और ये महत्वपूर्ण है कहानी को समझने के लिए। 2-3 बातें मैं शुरू में पहले कहता हूँ। देखिए, प्रेमचंद बहुत सहज थे और सहज को समझना बहुत कठिन होता है। कबीरदास ने कहा था कि सहज सहज सब कहे, सहज भया ना कोई। हमारे यहाँ तो एक सहजिया संप्रदाय भी है। सहज होना सबसे कठिन काम है। और प्रेमचंद जब उर्दू की परंपरा से आए थे, प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे। कम लोगों के ध्यान में यह बात रहती है कि प्रेमचंद ही उर्दू के पहले अफसाना निगार है। उनके पहले कथाकार उर्दू के प्रेमचंद ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। और प्रेमचंद ने कहा है कि जब वो कहानियां लिखना शुरू की तो उनके सामने मानसरोवर के किसी खंड में कहा है, लिखा है उन्होंने उसकी भूमिका में, कि जब उन्होंने कहानियां लिखनी शुरू की तो उनके सामने सिर्फ बांग्ला की कुछ कहानियों के उदाहरण थे और शरद चंद्र वगैरह की चर्चा उन्होंने की। तो ये तो ठीक है, उनकी अपनी शुरुआत थी, लेकिन प्रेमचंद का मकसद शुरू से ही बहुत स्पष्ट था। उन्होंने साहित्य के लक्ष्य को सिर्फ मनोरंजन का मामला नहीं माना था, सिर्फ टाइम पास नहीं था, सिर्फ कौतुक और कुतूहल ही नहीं था, बल्कि कहानियों का एक सामाजिक सरोकार था। कहानी हमारी नैतिक चेतना, हमारे नैतिक मोरल फ्रेमवर्क को बनाने के लिए कहानियों का, साहित्य का इस्तेमाल होता था। समाज की बेहतरी के लिए कहानियों के इस्तेमाल की बात प्रेमचंद के दिमाग में थी। आप जानते हैं कि 1936 में जब प्रेमचंद के आखिरी वक्त था, गोदान की रचना हो चुकी थी, उसके बाद जब इस देश में प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसका पहला अध्यक्षीय पद उन्होंने ही संभाला था और उसका लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अध्यक्षीय भाषण दी थी। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हुस्न का मय्यार बदलना चाहिए, यानी कि सौंदर्य बोध बदलना चाहिए। उनकी कई कहानियां, बहरहाल उनकी कहानियों पर जब हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे तो कई बिंदुओं पर पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अभी धनंजय सर ने जिस तरह से कहा कि वह समय था जब लोग अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को एक ही मानते। 1859 के आसपास लॉर्ड मैकाले की मौत हो चुकी थी और उन्होंने नई शिक्षा नीति लाई थी, और जिसके तहत जिसको लोग अंग्रेजी शिक्षा को ईसाई शिक्षा मानते थे या अपने से अलग मानते थे। लेकिन प्रेमचंद का अगला वाक्य कितना महत्वपूर्ण है वह देखिए। वो लिखते हैं कि फारसी का प्राबल्य था। यहाँ जो फारसी का प्राबल्य है, फारसी की पढ़ाई को लोग इस्लाम की पढ़ाई नहीं मानते थे या इस्लाम का प्रचार नहीं मानते थे। गंगा जमुनी संस्कृति जिंदा थी और अंग्रेज इस संस्कृति में दो फाड़ लगा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों का ही अदराइजेशन, अन्यीकरण हो रहा था। क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लोग ये मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ईसाई मत है। तो यहाँ जो शिक्षा को लेकर के एक दृष्टिकोण प्रेमचंद का आता है। आप जानते हैं प्रेमचंद स्कूल इंस्पेक्टर थे शिक्षा के, और उनका बड़ा उसमें काम था। इसके कारण उनको स्वतंत्रता आंदोलन के कारण उनकी कुछ कहानियां जब्त हुई, उन्हें कहा गया इस तरह से उस तरह से, तो उन्होंने वो विभागीय नौकरी छोड़ दी थी और तब वे साहित्य के पूर्ण समर्पित हो गए थे। तो यहाँ ये बात देखने की बात है कि वे ईसाई मत और फारसी दोनों में भारतीय समाज में के साथ किसका अधिक अपनाव था, कौन अधिक अपना था और कैसे वो धीरे धीरे अलग होती चली गई। आज की स्थिति से अगर मिलाएं तो देखेंगे हम कि आज अंग्रेजी पढ़ना सेकुलर है, अच्छा है। अंग्रेजी को कोई नहीं कहता कि ईसाई मत का प्रचारक हो गया या ईसाई मत में शामिल हो गया। लेकिन अगर हम अपने बच्चे को मदरसे में भेजते हैं, मकतब में भेजते हैं, मकतब में हो जाता है पढ़ने के लिए, मकतबी ज्ञान के लिए, तो उसको मदरसे को कहा जाता है कि आप इस्लामीकरण आपका हो रहा है। ये फर्क है। तो अंग्रेजी शिक्षा को नहीं कहते। हालांकि जो हमारे समय के जो प्रभु लोग हैं, नए नए जो राजगद्दी संभाल रहे हैं, ये अक्सर अंग्रेजी शिक्षा की भी आलोचना करते हैं और लॉर्ड मैकाले की तो बहुत आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने वह शिक्षा पद्धति दी जिसके आगे चलकर हम बात करेंगे कि जिससे जो नैतिकता बनी तो उसका क्या था। तो इतना ये
महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी धनंजय सर ने कहा कि लड़कियां हैं वे घास फूस की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। ये हमारे समाज की एक स्त्री दृष्टिकोण के बारे में जो समाज का रवैया है वो बताते हैं, क्योंकि असल में क्या है, उनको लगता है कि सारा दायित्व तो पुरुष पर है, लड़का पर है। अब ये लड़की बड़ी होती चली गई है तो या हो रही है तो इनके विवाह की सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ये पराये घर की उस समय की जो मान्यता थी, ये पराये घर की हैं, इनको विदा करना है, इनको वहां पहुंचाना है, तो ये दायित्व तो पुरुष समाज को लेना होता है। तो उस हिसाब से कहते हैं तुम अब मालिक मुख्तार हो, यानी कि यह दायित्व तुम्हारा है, यानी कि जनरेशन शिफ्टिंग की बात उनके पिताजी कहते हैं। और ये कहते हैं कि मैं तो कगारे का वृक्ष हूँ, यानी कि कगार बोलते हैं उसको, जिसको रिवर बैंक कह सकते हैं आप, नदी का वह किनारा जिसके नीचे की मिट्टी पानी ने काट लिया है, लेकिन वृक्ष खड़ा है, ऊपर की कुछ मिट्टियां हैं, वो कभी भी वो वृक्ष गिर सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं कभी भी गिर सकता हूँ, इस तरह के अपने उस जनरेशनल चेंज की बात वो बोल रहे हैं, कभी भी जनरेशन चेंज हो सकता है। साथ ही साथ वो ये कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पीर का मजार। अब ये पीर का मजार जब हम बोलते हैं तो ये हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी अपना, क्योंकि सूफियों के मजार होते हैं, उनको पीर माना जाता है। इस्लाम में पीर की पूजा या उसका कोई प्रसंग नहीं है, ये हमारे बिल्कुल अपने भारतीय प्रसंग से, इसलिए कि भारत का इस्लाम भी थोड़ा बदला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सूफियों का प्रभाव है। और भक्तिकालीन चेतना और सूफी चेतना दोनों ही भारत में एक साथ विकसित हुई थी, लगभग साथ साथ विकसित हुई थी। कम लोगों को पता है कि सूफी साहित्य में शुरुआती कविगण हिंदू मुसलमान बराबर थे, बल्कि कई बार तो लगता है हिंदू लोग वैसी थे, सूफी संप्रदाय। फिर धीरे धीरे उनकी बात बढ़ती गई। तो जो भी हो, तो वो ये कहते हैं पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे की चादर पर रखनी चाहिए, जो चादर चढ़ाते हैं लोग। तो यानी कि जो उसी में आगे वो कहते हैं कि ऊपरी आमदनी तो अधिक बरकत इसलिए होती है कि भगवान देता है। मतलब ऊपरी आमदनी हमेशा अदृश्य होता है और भगवान भी अदृश्य है। तो वो ये बताते हैं कि जीवन में जो अदृश्य का जितना प्रभाव है उस पर ध्यान देना, यानी कि पूंजीवाद का या नए समाज का एक साफ साफ लक्षण था कि जो भी लेना देना हो वो निगोशिएटेड हो, जो भी ट्रांजैक्शन हो निगोशिएटेड हो, अज्ञात और रहस्यमय तरीके से न कुछ आए न जाए। यही जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी करता है कि आप अपना आय दिखाइए, कहां से आपको हासिल हुआ, और ये बता दीजिए कि कहां आपने खर्चा किया। तो प्रेमचंद यहाँ बताते हैं कि उसको अदृश्य, यानी कि वो ईश्वर देता है, इसलिए हमेशा उसमें बरकत होती है। दूसरी बात ये कि समाज में उस समय में जो घूस था, ऊपरी आमदनी थी, उसकी स्वीकृति ईश्वर की दी हुई चीज की तरह होती थी, बल्कि वह अधिक बड़ा आशीर्वाद होता था। यह कैसे हुआ, यह आगे जाकर के हम इस कहानी में भी देखेंगे। जब वो गए तो पंडित अलोपीदीन जो था थे, अब धनंजय सर ने चर्चा की है, उनका लक्ष्मी पर बहुत जबरदस्त विश्वास था। जी, वो मैं कहा आता करते थे, उस पर आता हूँ प्रफुल्ल भाई। जी जी, वो जब उसके बाद नमक का दारोगा वो बन जाते हैं और उसके बाद वो ड्यूटी पर थे वंशीधर, तो पंडित अलोपीदीन को इंट्रोड्यूस करते हैं प्रेमचंद। और पंडित अलोपीदीन जो है वो नमक का कारोबार करते थे, उसमें बेईमानी भी करते थे, चोरी भी करते थे, वो तस्करी कर रहे हैं, यहाँ पे तस्कर के तौर पर प्रकट होते हैं। और उसमें है कि जब उनके गाड़ियां चल रही थी, जो बैल गाड़ियां होती थी, वो चली आ रही थी, नदी के पार जाती हैं, और तो वो जो है दरोगा जी, बंशीधर जी जो है, वो सो रहे थे, किवाड़ बंद किए, मीठी लिख रहे हैं कि किवाड़ बंद किए, मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों की कोलाहल सुनाई दी। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे, जहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। और वो उन्होंने तफ्तीश की और पता चला कि ये इसमें नमक है। और पंडित अलोपीदीन के बारे में बताया, उनके जो लोग थे, कि पंडित अलोपीदीन जी की गाड़ी है ये। तब जो है वो नहीं जानते थे वंशीधर, वो चौंके कौन। और उसके बाद उनके जो ये गाड़ीवान थे, वो पंडित अलोपीदीन जी के पास पहुंचे भागते हुए, कि तो पकड़ लिया गया, दरोगा ने पकड़ लिया। तो पंडित अलोपीदीन का इंट्रोडक्शन दिया है कि वो अपने सजीले रथ पर सवार
सिनेमा में जब किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसको विशेष तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ उन्होंने पंडित आलोपीदीन को इंट्रोड्यूस किया है प्रेमचंद ने, प्रफुल्ल भाई। आजकल के जमाने के लोग लड़के जो है हिंदी कहानियों को, जो हिंदी सिनेमा में कहानी आती है या अंग्रेजी सिनेमा में, उसके हिसाब से भी कहानी को समझते हैं, तो हम वो प्रेजेंट करते चल रहे हैं। और ढेर सारा एडेप्टेशन भी हुआ है, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है ये। तो जो जो इंट्रोड्यूस किया है पंडित आलोपीदीन को, कि अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर आपको बुलाते हैं। तो पंडित आलोपीदीन का जो कैरेक्टर है, जिस तरीके का है, वो रिएक्ट करता और कहता है, पंडित लिखते हैं कि पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। अब ये उनकी भाषा है, लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है, तो इस लोक उस लोक में भी लक्ष्मी का राज्य है। और उनका ये कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। ये प्रेमचंद अपनी तरफ से लिख रहे हैं। और वो कहते हैं कि दरोगा के पास आकर के वो बोले, बंशीधर के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। तो ये प्रफुल्ल भाई यहाँ पे पंडित आलोपीदीन का इंट्रोडक्शन है कि बड़ा ये है, और पंडित ब्राह्मण रखा है, और वो कह भी रहे हैं कि हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। और दूसरा वो लक्ष्मी जी का जिक्र किया कि लक्ष्मी जी का बड़ा प्रभाव है इस लोक में भी उस लोक में भी। तो ये जो है, इस प्रसंग को थोड़ा और विस्तार दें। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, दो बातें आपने यहाँ पर जो अभी कही है, उसमें जो कहानी के साथ, कहानी में भी महत्वपूर्ण है और कहानी के बाहर भी महत्वपूर्ण है, और वो है स्क्रिप्ट और स्क्रीन का अंतर। स्क्रिप्ट और स्क्रीन का अंतर, प्रेमचंद की कहानियों में स्क्रिप्ट और स्क्रीन साथ साथ चलते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि चूंकि हम उसको पेज पर देखते हैं तो वो एक अलग तरह की चीज होती है। उसको धनंजय जी आपने जिस ढंग से उसे स्क्रीन के स्वरूप में भी रखने की कोशिश की, वह बढ़िया है, पाठकों को समझने में मदद मिलेगी। लेकिन आपने जो उनका जो आलोपीदीन जी का जो संदर्भ है वह तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बताते हैं, लेकिन उसका जवाब अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद उनको जवाब देते हैं, जब उन आपको जब कहते हैं कि ब्राह्मणों पर आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए, तो इससे यह बात तो साबित ही होती है कि किस प्रकार वर्ण की उपस्थिति या वर्ण की स्थिति आर्थिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। खुद गोदान में होरी और इनका गोबर का, उनके पुत्र गोबर का आपस का तर्क यही है कि ब्राह्मण का अगर पचा जाएंगे तो हड्डी गल जाएगी। यानी कि दाताजी की बात को सुन करके अगर वो झूठ भी बोलते हैं तो उनके सच को मान करके चलना चाहिए कि ब्राह्मण के मुख से झूठ नहीं निकलता, वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मूल्य बोध परिवर्तित हो रहे हैं, और जो बंशीधर जवाब देते हैं वह अधिक महत्वपूर्ण है, और वो बड़ी रुखाई से जवाब देते हैं, सरकारी हुक्म। कृपा दृष्टि तो ठीक है, ये जो सरकारी हुक्म है, एक छोटा सा वाक्य पूरी कहानी की संरचना को बदल देता है, और आपसे मांग करता है धनंजय सर कि आप ईमानदारी को कैसे परिभाषित करते हैं, क्योंकि सरकार तो न्यायपूर्ण नहीं है, सरकार ईमानदार नहीं है। फिर भी अगर उसका नौकर सरकारी हुक्म को ईमानदारी का पर्याय मानता है, तो क्या यह माना जाए कि ईमानदारी और नमक हलाली दोनों एक ही चीज है? जिसका खाएं उसका बजाएं, वो नैतिक हो या अनैतिक हो, वो कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार कैसी है, सरकार कितना जायज करती है नाजायज करती है, वह नहीं, सरकारी हुक्म होना ही हमारे लिए हमारी ईमानदारी का पर्याय बनेगा। यानी कि जो ऑनेस्टी है, इसका डिस्कोर्स कहाँ है? ऑनेस्टी तय करने का कौन आदमी कैसे ऑनेस्ट है नहीं है, ये क्या जिसका नौकर है उसके प्रति सेवा, उसके प्रति निष्ठा से तय होगी, जहां से वेतन मिलता है, या उस समाज के प्रति उसके जो कर्तव्य हैं वहां से परिभाषित होगा। तो एक बड़ा नैतिक सवाल इस छोटे से वाक्य में, बंशीधर के वाक्य में है कि सरकारी हुक्म। अब सरकारी हुक्म है तो वो क्या नैतिक परीक्षाओं से अलग है? ये हम कहानी में आगे देखते हैं, जब वो लाला आलोपीदीन उनके पास बाद में आते हैं। आप कहानी को आगे बढ़ाएं।
जी जी। तो वो आते हैं और उसके बाद जो है वो सरकारी हुक्म वाली बात के बाद वो ऑफर देते हैं, रिश्वत पेश करते हैं। लेकिन बंशीधर जो है कर्तव्य निष्ठा पे अड़े हुए हैं, सरकारी हुक्म पे अड़े हुए हैं। और पिताजी ने उनको जो कहा था कि भैया रिश्वत ही मूल है, ये तो वो भूल जाते हैं। वो कर्तव्य निष्ठा पे खड़े रहते हैं और कहते हैं 40,000 तक ऑफर हुआ था उस वक्त की बात बोलिए, 40,000 रुपए की बड़ी कीमत थी। और बाकायदा जो है वो कह देते हैं कि हम किसी भी कीमत पर, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है, बदलू सिंह इस आदमी को हिरासत में ले लो। तो 40 लाख भी ऑफर किया है, मतलब अगर दोगे तो भी मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। सरकारी हुक्म का जो आपने कहा कि सरकारी हुक्म जो है, अब नैतिकता क्या है वो अलग कथा है, वो आप बताएंगे आगे। और उसके बाद वो कोर्ट में पेश होते हैं। कोर्ट में जब आते हैं, केस आता है, कहानी का हिस्सा जो कोर्ट में आता है, तो बड़ा दिलचस्प लिखा है उन्होंने, प्रेमचंद साहब ने लिखा है कि पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। वो अदालत का जिक्र करते हुए, उसका वर्णन करते हुए लिखा है कि जो वन है अगाध, बड़ा विशाल, उसके विशाल, इस अगाध वन के सिंह थे, शेर थे, राजा थे यहाँ के। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम। मतलब दो छींट दे, जो दे फेंक करके वो उससे धन्य धन्य हो जाते थे। ये बाकायदा अदालत का जो है वर्णन किया कि उस समय अदालतें किस तरह से चल रही थी, बड़ा महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका किस तरह से काम कर रही थी, ये प्रेमचंद ने वहां लिखा है। फिर उसके बाद जो है वो लिखते हैं कि बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों में जो संघर्ष होता है, मतलब एक पक्ष दूसरा पक्ष, एक पक्ष दूसरा पक्ष, उसमें तो वो आगे लिख रहा है कि बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। एक तरफ धर्म है जहां कर्तव्य निष्ठा है, और दूसरी तरफ धन है जो सबको लील लेता है। तो अब क्या होता है, वो युद्ध ठन गया और बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। को गवाह उनके सिपाही थे, गवाह गाड़ीवान थे, लेकिन सब जो है लोभ के लोभ का भंवर जो था उसमें धंसे हुए थे ये। और अकेले खड़े थे बंशीधर, उनके पास सत्य जो था, जो जिसको गवाही के तौर पे जो पेश नहीं कर पा रहे थे, या वो सबूत के तौर पे पेश नहीं कर पा रहे थे, वो बंशीधर थे। और उसके बाद वहां फैसला होता है, और फैसले में ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखते हैं कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। एक बड़े भारी आदमी, वो एक बड़े भारी आदमी है। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया। ये अदालत कह रही है, जज मजिस्ट्रेट कह रहे हैं। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उदंडता और विचारहीनता के कारण, विचारहीनता भी कह रहे हैं, के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। पंडित आलोपीदीन जो तस्करी कर रहे थे, उसको अदालत कह रही है कि भले मानुष थे, और वो धन का जो है खेल कितना बड़ा है ये बता रहे हैं। हम प्रसन्न हैं कि वो अपने काम में सजग और सचेत रहता है। वो बंशीधर के बारे में कह रहे हैं। किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक से हलाली ने उनके विवेक को और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। और बाकायदा जो है ये होता है, और उसके बाद बंशीधर की नौकरी चली जाती है। लिखते हैं आगे कि बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उनका मूल्य मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया। कार्य परायणता का दंड मिला। जी प्रफुल्ल भाई, तो ये जी अदालत की पूरी प्रक्रिया और कर्तव्य परायणता का किस तरह से दंड मिला, इसका जो है इसमें वर्णन है प्रेमचंद साहब की तरफ से। जी प्रफुल्ल भाई, इसको जी विस्तार दें। हाँ, जब वो ये बात लिखते हैं जो आपने कही कि आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, और अदालत के बारे में लिखते हैं कि उनके बिना मोल के गुलाम थे, उसके नीचे अगला वाक्य है जो अधिक महत्वपूर्ण है। वो ये है कि प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति रखता था। ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है उनसे सहानुभूति रखता है। ये अधिक कथा में इस बात को अधिक
महत्व है इसका। आज भी अदालतों के फैसले चाहे जैसे भी हों, प्रत्येक मनुष्य अदालतों से सहानुभूति रखता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब हाई कोर्ट ने कहा है, तो वो सही है और वही सही है। तो जो प्रत्येक मनुष्य में जो यह प्रवृत्ति होती है, जो संस्थाओं के काम करने के प्रति सहानुभूति रखते हैं, किसी भी व्यवस्था में जो संरचना के प्रति सहानुभूति होती है, वह संरचना को शोषण का अवसर दे देती है। क्योंकि प्रेमचंद यहाँ कहते हैं कि हमेशा सजग रहना चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति नहीं रह करके अपने स्तर से उनकी समीक्षा करते रहनी चाहिए जो गलत है। क्योंकि प्रेमचंद कहते हैं कि उनके प्रति कोई, प्रेमचंद यहाँ आलोचना नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं कि उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। और पाठकों पर अब यह है कि पाठक इसकी जांच करे कि मनुष्य की सहानुभूति उनके साथ कितनी जायज है और कितनी नहीं है। तो इस बात को जब हम देखेंगे तब इस बात को समझ सकेंगे कि कहानी का ये एक की पॉइंट क्यों है। बाद बाकी आपने चर्चा तो कर ही दी कि नमक के दरोगा हो गए थे, वहां पर अदालतों में उनका हुआ, और न्याय पर और पूरे का पूरा परिसर ही ऐसा लगा जैसे उनके गुलाम है, और ये इनको लगा कि ये बिल्कुल अलग हो गए हैं। और ये बताया था कि बंशीधर ने धन से बैर मोड़ लिया था, तो यह नतीजा तो होना ही था। यानी कि धन की जो स्थिति है हमारे समाज में और हमारे इसमें, कि पैसे से सब कुछ होता है। दुनिया के बड़े बड़े धनी हमारे देश में है। 10% लोगों ने यह तय कर लिया है कि उनके पास धन है तो पूरा भारत उनका है, पूरे भारत का वो जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे समय में कौन ऐसा आदमी है जो धन से बैर मोल ले रहा है, और वह हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद पता कर सकते हैं कि सबसे बड़े धनी लोगों के साथ कौन खड़ा है और कौन धन को सभी मनुष्यों तक जाने की बात कर रहा है। तो ये एक वहां पर है। तो उनके पिताजी ने पिताजी ने उनको कहा अपना सिर फोड़ लूं या क्या करूं, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कह दी। बंशीधर वहां से टल जाता है। सब पारिवारिक बातें हैं, ये होता है। जो नया जनरेशन होता है वो अपने साथ एक नई चीज लेकर के इसमें एक और चीज मुझे दिख रही है प्रफुल्ल भाई, जो आप इसको और विस्तार दें। मुझे दिखाई पड़ रहा है कि जो उस समय का समाज था वो धर्म के काम भी करता है, तो उसमें धर्म के कार्य में वो लिख रहे हैं कि जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। तो वो धर्म का काम करना चाह रहे थे, लेकिन वहां भी रिश्वत जो है, रिश्वत के आए धन से धर्म करना है, ये समाज ने मान रखा था। ये लिख रहे हैं कि बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाता तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे बात नहीं की। ये पत्नी का एक छोटा सा जिक्र किया है, पत्नी का कहीं कोई कैरेक्टर बनता नहीं है नहीं, और ये जिक्र किया है, ये किस वजह से जिक्र किया है इसको भी जरा देख लीजिएगा। और ये जो माता की कामनाएं मिट्टी में मिल गई कि भाई अरे यार जगन्नाथ जाते, रामेश्वर घूमते, तो उसको भी थोड़ा सा और विस्तार दीजिए कि उस समय उसके समाज में क्या कह रहे हैं इस माध्यम से। देखिए, एक बात हम लोग बराबर कहते हैं, अपने यहाँ अन्य चर्चाओं में भी कहते हैं कि अगर किसी को पहचानना है, किसी व्यक्ति को या संस्था को, तो देखना यह चाहिए सबसे पहले, और भी तरीके हैं लेकिन सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उसके पास धन आता कहाँ से है और उसके पास से धन जाता कहाँ है। लेकिन नैतिकता के संचार में धार्मिक कथाएं इसी बात को विलुप्त कर देती है कि धन कहीं से भी आता हो, लेकिन वह अगर धर्म तक पहुंचता है तो उसके स्रोत गायब हो जाते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी को साधन और सुचिता की लड़ाई बहुत लंबे समय तक लड़नी पड़ी, और वो अंत में अंत तक नहीं कर पाए कि साधन और सुचिता क्या क्या संबंध है। यानी कि सही स्रोत से आया हुआ धन ही धर्म के आंगन में जाए, यह नहीं धन कहीं से भी आए, अगर वह तथाकथित धर्म के माध्यम से धर्म के आंगन तक पहुंचता है तो वह स्वीकार्य है और पवित्र है। यह जो नैतिकता है, धन और धर्म के जटिल संबंध को प्रेमचंद इस कहानी में अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, रखते हैं, विचार के लिए प्रस्तुत करते हैं, अपना कोई निर्णय नहीं देते हैं। और रही बात की जनरेशन में पिता और जो उनकी माता थी और जो पत्नी की चर्चा आई, तो पत्नी यहाँ पर उस समय जो पत्नी की बात होती थी तो एक अलग तरीके से होती थी, क्योंकि पत्नी को लोग अर्धांगिनी समझते थे,
वह आप ही के अंग में कोई झपी हुई चीज होती थी। पत्नी की पूरी चर्चा नहीं है परिवार में, माता पिता की चर्चा है, पत्नी साथ नहीं गई। ये सब कुछ बहुत ही आधुनिक प्रश्न उठ सकते हैं कि एक ही लाइन में पत्नी की चर्चा क्यों। तो पत्नी की चर्चा हमने, इसलिए और कि उसमें ये भी है कि अर्धांगिनी है, लेकिन पत्नी ने सीधे मुंह बात नहीं की, ये लाइन बात नहीं लिखी की। है। जी जी। हाँ, क्योंकि लगा यानी कि कि मेरा वो, पति गड़बड़ किया है, बेवकूफ जी पति है ये। जी, इसलिए कि वो अकेलेपन में थे। वो जो शुरू में वो भी उन कहानियों को पढ़ के नौकरी में चले थे, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी और वे उस नौकरी को प्राप्त कर सके थे। तो इससे यह बात भी है कि हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं। एक जो सामाजिक रूप से शिक्षित हुए हैं, सामाजिक रूप से जिनकी नैतिक शिक्षा हुई है, जो परंपरा अनुमोदित चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं उनमें, और जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन से लेकर के आगे पढ़े लिखे हैं, जिसको हम लोग शिक्षित समाज बोलते हैं, दोनों में एक नैतिक मानदंडों का भी फर्क होता है। और ऐसा आदमी अपने परिवार में भी अकेला पड़ जाता है, समाज में भी अकेला पड़ जाता है। तो अकेले पड़ जाने की जो स्थिति होती है वह बंशीधर के पास है, जो कि उनकी मिड टर्म स्थिति है। दूसरी बात यह जी है कि उसमें वो, जी आप कुछ कह रहे हैं। जी जी। उसके बाद है कि वो जो है, उनकी नौकरी चली गई, लेकिन एक दिन जो है वो पंडित अलोपीदीन वहां पहुंच गए और बंशीधर के पास। और बंशीधर जी से कहा, पंडित अलोपीदीन ने, दारोगा जी, इससे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने आपको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनती करूं। तो पंडित अलोपीदीन, जिसको जिसकी वजह से बंशीधर की नौकरी चली गई, वो पंडित अलोपीदीन तब तो उस दरोगा से गुस्सा में थे कि मेरा नमक पकड़ लिया, मुझे कोर्ट आना पड़ा। लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ और पंडित अलोपीदीन उनके घर आते हैं, और घर आकर के वो जो है वो कहते हैं कि मुझे किसी ने परास्त किया तो आपने परास्त किया, आज तक तो मैंने सबको परास्त कर दिया था। और ये सब देख करके जो है पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा बंशीधर ने, और देखा कि जो है पंडित जी कैसे अभी कैसा बोल रहे हैं। तो वो लिखते हैं प्रेमचंद की, सद्भाव झलक रहा था पंडित अलोपीदीन के चेहरे पर, सद्भाव झलक रहा था। तब तो घमंड झलक रहा था, अभी सद्भाव झलक रहा है। और लिखते हैं कि गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है। जो बंशीधर का जो गर्व था, वो अलोपीदीन की जो लज्जा है उसके सामने झुक गया और शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी से जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर। तो धर्म की बेड़ी, बेड़ी रखा, बेड़ी बनाया, धर्म को बेड़ी के तौर पर प्रेजेंट किया है। धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, और आप आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ। और उसके बाद पंडित अलोपीदीन जो है वो एक कागज देते हैं जो स्टाम्प लगा हुआ है, उसमें ये है कि मैं जो है नौकरी करूंगा। और ये उसमें लिख रखा है, जब मुंशीधर बंशीधर उसको पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि कृतज्ञता से आंसू, आंखों में आंसू भर आते हैं। और पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत कर दिया। और 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले वंशीधर कि पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। तो पंडित अलोपीदीन ने एक दारोगा को, जो दारोगा उनके सामने झुका नहीं, उस दारोगा को उन्होंने अपने नौकरी से तो हटवा दिया, सरकारी नौकरी से, लेकिन अपने सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। ये भरोसा उनको लगा कि ऐसा ईमानदार व्यक्ति दूसरा नहीं मिलेगा। और 6,000 मासिक वेतन, उस समय की बात कर रहे हैं, और वार्षिक, रोजाना खर्च अलग, सरकारी सवारी वार्षिक के लिए वेतन। घोड़ा, रहने का बंगला, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये पंडित अलोपीदीन के माध्यम से ये जो कह रहे हैं प्रेमचंद, वो क्या बता रहे हैं, दरअसल क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा और विस्तार दे दीजिए। जी, वो 6,000 वार्षिक वेतन था, मासिक नहीं। जी, 6,000 तो वार्षिक वेतन, बिल्कुल।
जी 500 रुपया महीना। जी जी, तो उसमें बहुत बड़ी राशि थी। देखिए एक चीज का ध्यान रखिए कि जो सिपाही जो था, जो गवाह था, उसका नाम क्या है? बदलू सिंह। बदलू सिंह, हाँ, बदल वो जाता है। वो कभी भी बदल सकता है। बहुत बढ़िया, प्रेमचंद ने हाँ। इसकी चर्चा यहाँ नहीं की है, लेकिन प्रेमचंद नहीं। ने नाम के चरित्र के साथ पूस की रात अगर पढ़िएगा तो उसके नायक का नाम है हल्कू। और जी। प्रेमचंद कहते हैं कि वह अपने नाम के विपरीत बहुत भारी था, हल्कू। हाँ। पूस की रात में उसको पढ़िएगा, तब पता चलेगा कि यहाँ पर प्रेमचंद ने अपने पात्र का नाम बदलू सिंह क्यों रखा है। क्योंकि प्रशासन के मूल में जो है, उसकी जमीन जो तैयार करता है वह कभी भी बदल जाता है, और उसके बदलने के कारण उच्च प्रशासन को मुंह की खानी पड़ती है। यानी कि सिपाही अगर सही ढंग से खड़ा होता तो दरोगा जी की हार नहीं होती। इसीलिए बदलू सिंह उसका नाम रखा, और एक ये संकेत है। दूसरी बात आपने कही कि उन्होंने ऐसा कहा कि धर्म की बेरी। देखिए वहां पर धर्म के भारत में अभी जो कुछ महान भाव लोग करते हैं इस्तेमाल, धर्म के कई अर्थ हैं। धर्म का एक अर्थ है गुण, धर्म का एक तरह से अर्थ है उसका कर्तव्य, धर्म का एक अर्थ है न्याय, धर्म के कई अर्थ हैं। यहाँ वो कर्तव्य के अर्थ में बता रहे हैं। कर्तव्य, और कर्तव्य किसके प्रति? जो हमारा खर्चा देता है, जो हमारा वेतन देता है। यहाँ तक कि तुलसीदास ने लिखा है, जे प्रतिपालन सोई नरेशु। जो आपका प्रतिपालन करता है आपके लिए वही नरेश है, वही श्रेष्ठ है। वही नरेश का दो अर्थ होता है, राजा भी और भगवान भी। तो जो प्रतिपाल सोई नरेश। तो इन्होंने यही बताया कि वो मेरा कर्तव्य था, मैं धर्म की बेरी यानी कि कर्तव्य को और अधिक दृढ़ता पूर्वक निष्ठा से जोड़ करके उसको धर्म कहा है उन्होंने। और कहा कि अगर कर्तव्य का आधार बदल जाए तो नैतिकता का आधार बदल जाता है। यानी कि प्रतिपालन अगर रावण करता है तो हम रावण के प्रति भक्त रहेंगे, राम के प्रति क्यों होंगे? जो हमारा प्रतिपालन करे हम उसके भक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि धर्म की बेरियों में तब बंधा था, अब धर्म की दूसरी बेरी अगर हो जाएगी तो बदल जाएगा। एक बात तो ये कहा। दूसरी बात की कृतज्ञता से उनके आंख में आंसू भर गए। अब किनके? मुंशी बंशीधर के। मुंशी बंशीधर के कृतज्ञता यानी कि किए हुए उपकार को मानना। ये उपकार क्या था कि वो उनको जो नया, उनके जो नई नौकरी दे रहे थे, ये उनकी कृतज्ञता थी कि वो उसको मान रहे थे, और उससे उनको आंसू भर गया और वो उनके पास आया। और अंत में जो है सो जैसा कि आपने कहा कि भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा। अब भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा, क्या देखा? ऐसा हृदय संकुचित पात्र में, हृदय के संकुचित पात्र में शायद लिखा है इन्होंने कि इतना अधिक चीज जो है सो एहसान, इतना आपका उपकार नहीं समा पाएगा। तो ये प्रेम बंशीधर इसको लिखते हैं और फिर प्रफुल्लित होते हैं। यानी कि यहाँ फिर एक शब्द आपका जो आ जाता है कि श्रद्धा। ये श्रद्धा और भक्ति क्या चीज है? भक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, भक्ति हमारे यहाँ जो आंदोलन है वह दक्षिण में उपजी थी। और हमें यार, मैं ये मानता हूं कि भक्ति है वह धर्म का विस्तार नहीं है, भक्ति धर्म का एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि धर्म का विकल्प है। और इसी अर्थ में भक्ति आंदोलन हुआ। आप हमें पुरोहितवाद के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, धर्म के आडंबर को तोड़ना है, लेकिन ईश्वर से संबंध बनाए रखना है। तो और लेकिन ईश्वर के नाम पर फैलाए गए जाल को हमको काट फेंकना है। इसलिए भक्ति का आंदोलन हुआ था। भक्ति का अर्थ होता है अपना हिस्सा लेना, ईश्वर में अपना हिस्सा लेना, ईश्वरीय गुणों में अपना हिस्सा लेना ही भक्ति है। भक्ति का अर्थ यही है। अब भक्ति ऐसे बात समझ में नहीं आएगी कि इसमें बांटने बंटवारा का क्या मतलब है, लेकिन जब आप विभक्त हो जाएंगे कि इस बात को विभक्त कीजिए या व्याकरण विभक्ति पढ़ेंगे, तब आपको लगेगा अरे रे ये तो भक्ति का ही स्वरूप है। मेरे कहने का मतलब ये, वो भक्ति और श्रद्धा, इसी जो चीज है कि भक्ति और श्रद्धा से की दृष्टि से देखा। अगर आप भक्ति और श्रद्धा के दृष्टि से देखेंगे तो एक भिन्न प्रकार की स्थिति आएगी। और जब आप समाज की दृष्टि से देखेंगे, मनुष्य की दृष्टि से देखेंगे, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता है हम जिसके भक्त हो जाएं, और कोई मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता है इस पर हम अगाध श्रद्धा रखें। क्योंकि सभी मनुष्य हमारा जिस लोकतंत्र में है, उस लोकतंत्र में सभी बराबर होते हैं। बराबरों में से कोई आगे निकला हुआ होता है, समाज का होता है। जैसे हमारे ऑर्गेनिक शरीर में हम नाक से सूंघ सकते हैं, कान से नहीं सूंघ सकते। तो उसी प्रकार हमारे समाज में भी जो लोग हैं अलग अलग ढंग से हैं, लेकिन हमारे समाज को भक्ति और श्रद्धा के दो ऐसे तत्व से बांध दिया गया है जो तर्क के विरुद्ध जो खड़ा होता है। और बाबा साहब की लड़ाई इसी बात से थी
कि अगर हम तर्क नहीं करेंगे तो अंधे हो जाएंगे। उनकी तमाम बातों में ये बात थी कि तर्कशीलता और तर्कशील चयन लोकतंत्र का मूल आधार है। और यही है कि इसमें जो समानता का वह सूत्र है कि हम सभी समान हैं, वन अमॉन्ग्स्ट द इक्वल्स, हम सभी बराबर हैं। किस आधार पर बराबर है? कि हम सभी मनुष्य हैं। हमारा मूल आधार क्या है? मनुष्यता। और मनुष्यता में हम सभी बराबर हैं, हम सभी उसी स्थिति में है। और बाकी जो चीजें हैं वो आडंबर है। तो आडंबर का निषेध करते हुए यहाँ पर प्रेमचंद यह तंज देते हैं कि श्रद्धा की दृष्टि से देखा, भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से पंडित जी की ओर देखा, यानी कि व्यक्ति और की ओर देखा, फिर समाज की ओर नहीं। जैसा कि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अगर प्रतिपालक बदल जाए, अगर रोजी रोटी देने वाला बदल जाए, तो कर्तव्य या धर्म की बेरियां ही बदल जाती है। तो अंग्रेजी शासन के धर्म की बेरियां उनके शासन में उनके साथ रहने का भी कोई नैतिक आधार नहीं था, क्योंकि आप अंग्रेज यानी कि ब्यूरोक्रेसी की मोरालिटी का कोई रियल एथिकल बेस नहीं होता है। एक तो पहली बात ये कि अगर ब्यूरोक्रेसी के ऑनेस्टी का कोई रियल इथिकल बेस नहीं होता है, क्योंकि वो बाय ऑर्डर होता है। कहा जाता है कि या तो इच्छा स्वातंत्र सच है या फिर नैतिकता, क्योंकि नौकरशाह अपनी इच्छा से काम नहीं करते हैं, वो कानून और ऊपर के आदेश का पालन करते हैं। इसलिए तो उनके यहाँ नैतिकता का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब वो यहाँ पर वो नया प्रसंग है, जब मालिक बदल गया तो आपकी नैतिकता बदल गई। अगर सिपाही को नहीं कोई कहता है कि तुम क्रूर हो, लेकिन जब आप जिसके सिपाही हैं, जिस दल के सिपाही हैं, उस दल से लड़ते हैं। लेकिन यहीं आकर के हमारा लोकतंत्र महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां वो ये कहता है कि लोकतंत्र सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलती है। जो वहां पर हम नौकर करते हैं, हम नौकरी नहीं होते हैं। हमारा असली मालिक समाज है। समाज जिसने हमको पढ़ाया लिखाया, आधार दिया, जीवन को जीने का तरीका दिया, सलीका दिया, संबंध दिए, रिश्ते दिए, नाते दिए। हमने न तो माँ बाप का चुनाव किया होता है, न अधिकांश मामलों में न शिक्षकों का, और ऐसे बहुत सारे जिनके लिए हम जीते मरते हैं, चाहे औलाद हो, बेटा हो, बेटी हो, किसी का हमने चयन नहीं किया, वोट देकर के नहीं लाया है। तो यानी कि वो एक दी हुई परिस्थिति है। दी हुई परिस्थिति हमारी ये है कि नैतिकता का अगर कोई आधार हो सकता है तो वह सामाजिक शुभ है, सोशल जो बेनिवोलेंस है, वही सामाजिक सुख के आधार पर ही नैतिकता का चयन होता है। बाकी जिस नैतिकता की हम लड़ाई बोलते हैं और करते हैं, इसलिए वह ठीक नहीं है। और इसलिए डेमोक्रेसी महत्वपूर्ण है कि वह समाज के संदर्भ में तमाम मूल्यों की परीक्षा करता है और सामाजिक न्याय की बात अपने तरीके से करता है। निश्चित रूप से इस कहानी का महत्व काफी अपने ढंग से है। बाकी हर कहानी को अगर आप पढ़ेंगे, इस कहानी को या किसी भी कहानी को, प्रेमचंद को पढ़ेंगे, तो प्रेमचंद की कथाओं को जब आप पढ़ते हैं तो सबसे खासियत यह है कि प्रेमचंद आपके अंदर एक कहानी रचते हैं। आपके अंदर भी एक कहानी रचते हैं और आपको अपने को भी उस आईने में आप देख सकते हैं कि हमसे कहाँ कहाँ त्रुटियां और गलतियां हुई है, और अपने आप को भी हम समझ सकते हैं। इस अर्थ में यह महत्वपूर्ण कहानी है। जी, एक और चीज जो मुझे दिख रही है प्रफुल्ल भाई, जो कम शब्दों में, समय भी हो गया है, 48 मिनट हो गया है, हम आधा घंटा सोच रहे हैं, लेकिन कहानी इतनी अच्छी है कि चर्चा करने में समय लगेगा। एक और जो मुझे दिखाई पड़ रही है कि प्रेमचंद जो है वो नैतिकता अनैतिकता के प्रश्न पे अपनी राय देने के बजाय वो समाज के सामने रख देते हैं, दो किरदार रख देते हैं। एक जो है वो पंडित अलोपीदीन और दूसरा वंशीधर। जो पंडित अलोपीदीन गलत कर रहे हैं, बंशीधर उसको सही नहीं मानते हैं और उसको पकड़ के कोर्ट में ले जाते हैं। कोर्ट उनको सही करार देती है अलोपीदीन को। जिस सिस्टम के वो हिस्सा थे बंशीधर, वही सिस्टम कहता है अलोपीदीन सही है, करप्शन सही है। और जब जो अलोपीदीन जो उस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो है भी एक तरह से, तो वो और भ्रष्ट अलोपीदीन जो है वो वंशीधर के पास आते हैं और उनकी ईमानदारी को, ये कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, वो सम्मान देते हैं, वो आते हैं और अपने पास रख लेते हैं। तो इसमें देखिए कि एक जगह है जो करप्ट व्यक्ति है उसकी वजह से उसकी नौकरी चली जाती है, दूसरी जगह वही करप्ट व्यक्ति जो है उससे ज्यादा बढ़िया ऑफर लेके आता है, ज्यादा सम्मान लेकर के आता है, और बंशीधर उस नौकरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको ठुकराते नहीं है कि आप जो है बेईमान आदमी है, आपके यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, ये नहीं कह रहे बंशीधर, बल्कि कृतज्ञता से जो है उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं, उनका जो भाव देखते हैं अलोपीदीन के चेहरे पे। तो क्या इस कहानी में इस छुपा हुआ है कि ईमानदारी जो है जो बंशीधर के पास थी
और ईमानदारी जो अलोपीदीन के भीतर थी, सिस्टम के सामने वो अलग तरीके से पेश है, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर जो ईमानदारी है कि नहीं यार वो आदमी तो ईमानदार है और उसको सम्मानित किया जाना चाहिए, वो मेरे पास होना चाहिए। तो दोनों तरफ से ईमानदारी है और ये बंशीधर भी समझ रहे हैं कि देखो हमको इसने नौकरी से निकलवा तो दिया, लेकिन इसने मेरी ईमानदारी को पहचाना है। क्या ये अदृश्य है कि दोनों मिलकर के ईमानदारी को पहचान रहे हैं और कह रहे हैं समाज से कि भैया कौन महत्वपूर्ण है देख लो, ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण है वो देख लो। क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ जरा ये सम अप कर दे इसको। नहीं, मैं तो इसको इस ढंग से देखता हूँ, आपने जो कहा वो एक प्रसंग हो सकता है, सोच सकते हैं उस दिशा में, लेकिन इस मामले में जो चीज है वो कभी भी अलोपीदीन ये नहीं बोलते हैं कि हमने जो दुष्कर्म किए हैं या हम जो गलत काम किए हैं उसको छोड़ देंगे, क्योंकि जो नमक पर प्रतिबंध लगा है इसी को मूल रूप से कथाकार शुरू में ही कह दिया है कि वह गलत है। तो अगर नमक पर प्रतिबंध ही गलत है तो अलोपीदीन पर यह आरोप ही नहीं लगता है कि वो तस्करी कर रहे हैं। बहुत सही। तो इसको इस नजरिए से देखना होगा। तो वो ब्रिटिश सत्ता जिसने नमक पर प्रतिबंध लगाया है वो गलत है और जिसके ये नौकर थे। तो यहाँ जो एक विरोधाभास पैराडॉक्स बनता है कि आप जिसके नौकर हैं उसने प्रतिबंध गलत किया था, लेकिन आपने उसके कहे को, उसके कानून को लागू करके हमें अनैतिक साबित किया, जबकि आप ये मानते को गलत है। तो यहाँ ईमानदारी की उसी जटिल व्याख्या की तरफ हमें जाना होगा कि आखिर उसका आधार क्या है, और जो कहानी से मांग है कि वो आगे बढ़ करके उसका विरोध करते क्रांति की तरफ बढ़ जाते, तो ये कहानी एक तो यथार्थ पर है, प्रेमचंद इसके नरेटर है, इसके पात्र नहीं, प्रेमचंद ने इसे नरेट किया है। दूसरी बात यह है कि वो आगे तब बढ़ जाते हैं ना जब उनको ये भरोसा होता कि नमक का कानून उचित था, उस उचित कानून उचित था, उसका पालन करते हुए मैं अपने उचित पथ पर था। तो यहाँ पर एक इसको बोलते हैं नैतिक द्वंद्व। अब मैं इसकी अगर मार्क्सवादी व्याख्या करूं तो अभी समय काफी हो गया, फिर कभी करेंगे, लेकिन एक नैतिक द्वंद्व में पाठकों को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब आप फैसला करो जी, अब आप फैसला करो कि आपको अगर लगता है कि क्रांति करनी चाहिए समाज में जाकर करो। अभी भी कई आंदोलन हो रहे हैं, उसमें जाकर के भाग ले लीजिए, प्रेमचंद की कहानी पढ़िए और जाके भाग ले लीजिए। तो एक नैतिक द्वंद्व की वो सृष्टि करते हैं जिसमें दोनों तरफ लगता है कि यह भी सच, यह करें कि नहीं करें। उसके आगे अगर कहानी बनती तो कहानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती, वो कहानी लगता है कि ये कहानी यथार्थ को नहीं, द्वंद्व को नहीं, किसी सॉल्यूशन को पेश कर रही है, क्रांति की बात कर रही है, जो कि हमारा समाज उसमें में था नहीं। प्रेमचंद की ने जब कहानी लिखी थी 1914 में, 1880 में शायद उनका जन्म हुआ था, तो उस समय में लगभग वो 34 साल उनकी उम्र थी। और आपके ध्यान में यह भी याद दिलाऊं कि उस समय में महात्मा गांधी भारत की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय नहीं हुए थे। बिना किसी नैतिक पुरुष की राजनीति में प्रतिष्ठा के प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी थी। 1914 का याद कीजिए कि कब हुआ था। आप जानते हैं कि 1930 में हुआ था नमक आंदोलन, उसके बाद सब क्या आंदोलन वगैरह वगैरह। मेरे कहने का आशय यह है कि भारत की राजनीति में राजनीति तो प्रतिष्ठित हुई थी, लेकिन एक महात्मा गांधी की जो एक नैतिक प्रतिष्ठा हुई थी उसके पहले प्रेमचंद के ये पात्र बंशीधर आते हैं जो उस नैतिक द्वंद्व की चर्चा प्रेमचंद इनके माध्यम से करते हैं। इसलिए भी यह कहानी महत्वपूर्ण है। बहुत सही। आपने बिल्कुल आपने जो जिक्र किया नैतिक द्वंद्व पाठकों के लिए, ये बहुत कमाल विश्लेषण है और मुझे लगता है इससे बड़ा कोई विश्लेषण नहीं हो सकता इस कहानी का, कि इस कहानी के माध्यम से कथाकार पाठकों के सामने नैतिक द्वंद्व को सामने रखता है कि आप देख लो क्या सही है, हम आपके सामने तस्वीर पूरी पिक्चर रख देते हैं। ये कहानी की ये जो है जो कालजयी कहानी है इसका बहुत बड़ा जो है बिंदु है ये। तो प्रफुल्ल भाई बहुत बढ़िया। और यह भी देख लो कि किससे सहानुभूति रखते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई आपका, ये और आप तमाम साथी जो हमारे साथ देख रहे हैं कार्यक्रम को। कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम आप जरूर रखें, थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन धैर्य रखिएगा तो विश्लेषण बढ़िया सुन पाइएगा। सोचिएगा 2 मिनट में कंक्लूजन, तो 2 मिनट का जीवन नहीं है, ये जीवन बहुत लंबा है। 3 घंटे के सिनेमा देखते हैं आप, है ना, लेकिन वो जो है जीवन जो है 80 साल का जीवन होता है। तो उसको धैर्य के साथ सुनना समझना, और ये हमने जो कार्यक्रम शुरू किया है वो धैर्य वालों के लिए है, वो सर्फिंग वालों के लिए प्रोग्राम है नहीं। और आपको अगर कहानी ये जो कार्यक्रम है अच्छा लगता है तो जरूर आप शेयर कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने कॉलीग के साथ,
जो कहानियों को समझते हैं, जो समाज को जानना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी सहयोगी कार्यक्रम हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल भाई, आपका बहुत-बहुत आभार।